हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। और यह वीडियो आपको अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। माधुरी अपने पति के मृत शरीर के पास बैठी जोर जोर से छाती पीट पीट कर रो रही थी और अपनी सौतेली बेटी कोमल को कोस रही थी। इसकी कैसी मनहूस शक्ल है, मेरा पति तो खा ही गई है, इससे तो अच्छा होता कि तू ही मर जाती। अभी कुछ देर पहले ही तो कोमल की बारात वापस लौटी थी। राजपाल जी ने कोमल के ससुरालियों की कितनी जी हुजूरी की थी, लेकिन दहेज के लोभी लालची लोग भरी सभा में कम दहेज के कारण कोमल को ठुकरा कर चले गए थे। कोमल की सास बड़ी तेज स्वभाव की थी और वह राजपाल जी पर सबके सामने बरस पड़ी थी। देखिए जी, हमने एक अच्छी 4 व्हीलर की डिमांड की थी आपकी इस सांवली बेटी के बदले, लेकिन आप तो मौके पर ही मुकर रहे हैं। पंडित जी यहीं रोक दीजिए, यह शादी अब नहीं होगी। राजपाल जी उनसे लगातार हाथ जोड़कर विनती कर रहे थे। अरे बहन जी, मेरी बात तो सुनिए आप। मैं 4 व्हीलर का इंतजाम जल्दी ही कर दूंगा, बल्कि कल ही आपके घर गाड़ी आ जाएगी। कुछ पैसे कम थे, इस कारण नहीं हो पाया। इतने सारे इंतजाम में पैसे कम पड़ गए। कोमल के ससुर शंकर लाल ने बीच में कहा, कम पड़ गए, ये सब देखना तो आपका काम था न। शादी होने के बाद आपका क्या भरोसा है कि अपने इस सांवली बेटी को हम पर थोप कर आप तो निकल लेंगे, लेकिन गाड़ी के लिए आपके घर के चक्कर कौन काटेगा। दोनों ने मिलकर शादी के मंडप में ही राजपाल को खूब सुनाया और राजपाल वहां मात्र तमाशा बनकर रह गए थे। लोग तमाशाई बनकर खड़े देख रहे थे और राजपाल जी जोर जोर से रोए जा रहे थे और हाथ जोड़कर शादी करने की विनती कर रहे थे, लेकिन कोई भी उनकी एक बात सुनने को तैयार नहीं था। बेटा तुम ही बोलो न कुछ। जब राजपाल जी ने अपने होने वाले दामाद अनुज से कहा तो वो भी उल्टा राजपाल जी को ही उल्टा सीधा सुनाने लगा। आपकी इस बेटी के बदले हमने ऐसा क्या मांग लिया जो आप नहीं दे पा रहे हैं। राजपाल जी उन्हें कुछ देर रुकने को कहकर अपनी पत्नी माधुरी को लेकर अंदर गए और उससे घर में रखे हुए जेवर मांगे, लेकिन माधुरी ने साफ इनकार कर दिया। देखो जी, ये सब जेवर मेरी बेटी साक्षी के हैं। कोमल लिए आपने इतना किया है, अब साक्षी का हिस्सा मैं इसको नहीं दूंगी। अगर बारात लौटती है तो लौट जाए, लेकिन अपनी बेटी का हक किसी और को नहीं दूंगी। वैसे भी इसके साथ तो शादी के बाद भी यही होना है, इससे अच्छा अभी हो जाए। राजपाल जी का हाथ गुस्से में माधुरी के ऊपर उठा और ऊपर उठकर ही रह गया। अचानक उनके सीने में तेज दर्द उठा और वो किसी तरह से बाहर आकर गिर पड़े। उनके गिरते ही उनके चारों तरफ लोग इकट्ठे हो गए और कोमल भी पापा पापा चिल्लाती हुई दौड़कर उनके पास आ गई। गायत्री ने यह सब देखकर अपने पति और बेटे से कहा, चलिए जी, अब इनका नाटक शुरू हो गया है। अब ये लोग हमें ऐसे ही गुमराह करेंगे। चलो बेटा जल्दी चलो। जमीन पर पड़े राजपाल जी तड़प रहे थे, उन्हें सांस नहीं आ रहा था और कोमल जोर जोर से चिल्ला रही थी, अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ, कोई डॉक्टर को बुलाओ। माधुरी ने कोमल का हाथ हटाया और राजपाल जी का सिर अपनी गोद में रख लिया। तब तक साक्षी डॉक्टर को फोन कर चुकी थी। कुछ देर बाद डॉक्टर आए और उन्होंने चेक करके बताया कि राजपाल जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। राजपाल जी की सदमे में हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हो गई है। अब कोमल उनके पास बैठी जोर जोर से रो रही थी। माधुरी दहाड़े मारकर रोने लगी थी और कोमल एकदम बेसुध होकर अपने पापा के पास ही जमीन पर गिर गई थी। मेहमान भी मंडप से जाने लगे थे, लेकिन कुछ शुभ चिंतक भी थे जो वहां रुक गए थे। साक्षी पापा पापा करते हुए जमीन पर पड़े राजपाल जी से लिपटकर बहुत बुरी तरह से रो रही थी। कुछ देर बाद माधुरी ने इतने मेहमानों के बीच कोमल को दोषी ठहराना शुरू कर दिया। अब तो तुझे चैन मिल गया होगा ना मनहूस, मिल गई तेरे कलेजे को ठंडक। चली जा यहाँ से मनहूस कहीं की। आज कोमल ने अपने पिता को खोया था, वो भी शादी के मंडप में। इसका कारण वो खुद को भी मान रही थी। इस समय माधुरी यानी
अपनी सौतेली माँ के सारे आरोप सही लग रहे थे। हाँ, मैं ही मनहूस हूँ, कहते हुए कोमल बुरी तरह रोए जा रही थी। ऐसे समय में उसे अपने पिता के पास भी जाने नहीं दिया जा रहा था, जिनका यह आखिरी वक्त था। अगले दिन सभी रिश्तेदारों द्वारा मिलकर अंतिम संस्कार कर दिया गया। कोमल की बुआ उसे यह कहकर शांत करा रही थी, बेटा खुद को मत कोस, गलती तेरी नहीं बल्कि लड़कों वालों की है, जिन्होंने हीरे जैसी लड़की को नहीं पहचाना। लेकिन कोमल को रोते रोते कई दिन बीत चुके थे और उसके सहारे के लिए उसकी बुआ वहीं उसके पास रुक रही। बुआ उसे समझाने लगी थी, बेटा तू अब आगे का देख, जीवन बहुत लंबा है, ऐसे कैसे चलेगा। कुछ बनकर इस समाज के ऊपर तुझे ही तमाचा मारना है और तुझे अपने पिता का बदला लेना है। कुछ दिन बाद बुआ भी जा चुकी थी और माधुरी अब कोमल के साथ पहले से भी ज्यादा बुरा व्यवहार करने लगी थी। और अब तो उसे रोकने के लिए राजपाल जी भी नहीं थे। कोमल खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगी थी। वह सारे दिन घर के काम करती और माधुरी के ताने सुनती और वह सोचती, काश मैंने ही पापा को रोक दिया होता। कोमल को वो बीती बातें याद आने लगी जो एक दिन उसने अचानक से दरवाजे पर खड़े होकर सुन ली थी। माधुरी ने अपने पति राजपाल जी से कहा, सुनो जी, तुम अपनी इस सांवली बेटी को जल्दी से घर से विदा करो। मुझे अब यह घर में बर्दाश्त नहीं होती। मुझे अपनी बेटी की शादी भी करनी है। राजपाल जी ने माधुरी को जवाब दिया, माधुरी तुम इसके रंग की बात मत किया करो, और तुम्हें जल्दी क्या है, पहले इसके लिए कोई अच्छा लड़का तो मिले। ऐसे ही तो कहीं नहीं कर सकता। और तुम कान खोलकर सुन लो, साक्षी की शादी कोमल की शादी होने के बाद ही होगी। जल्दी की बात करते हो आप, इसकी अक्ल देखी है आपने, जैसे काली स्याही हो। सीधे साधे बैठकर लड़के का इंतजार किया तो इस जन्म में तो इसके लिए कोई लड़का नहीं मिलेगा, और आपके इस नियम के अनुसार मेरी बेटी की शादी भी देर से होगी। तो इससे अच्छा है कि किसी अनाथालय में लड़का देख लो और उसकी शादी कर दो। राजपाल जी ने रूखेपन से कहा, माधुरी तुम बकवास मत करो। अनाथालय की बात कैसे आई तुम्हारे दिमाग में? कोई देर नहीं हो रही है, मैं ढूंढ रहा हूँ। जब सही लड़का मिलेगा तो कर दूंगा। माधुरी गुस्से में पैर पटकती हुई अंदर गई और रसोई में से आती बर्तनों की आवाज से उसके गुस्से का एहसास भी बाहर बैठे राजपाल जी को हो रहा था। दरअसल माधुरी कोमल की सौतेली माँ थी। कोमल की माँ बचपन में ही किसी बीमारी के कारण चल बसी थी और कोमल के पालन पोषण के लिए उन्हें दूसरी शादी करनी पड़ी थी। लेकिन माधुरी को कोमल बिल्कुल भी नहीं पाती थी और वो कोमल को खूब डरा धमका कर रखती थी। कोमल का बचपन माधुरी के डर में ही बीता था। 7 साल की कोमल माधुरी की एक आवाज पर कांप जाया करती थी और माधुरी के गुस्से से बचने के लिए उन सब का काम बिना कहे ही कर दिया करती थी। इन सब का आभास राजपाल जी को भी था, लेकिन माधुरी प्यार दिखाने का झूठा नाटक करने लगती थी, जिस कारण राजपाल जी चुप हो जाया करते थे और कोमल के लिए चुपके से उसकी पसंद का सामान लाया करते थे, क्योंकि माधुरी के सामने लाने पर वह फिजूल खर्ची की बातें करने लगती थी। अब कोमल बड़ी हो गई थी और माधुरी की अपनी बेटी साक्षी भी अब बड़ी हो गई थी। साक्षी कोमल से 4 साल छोटी थी और कोमल से उसकी खूब अच्छी दोस्ती थी। लेकिन उन दोनों को साथ देखते ही माधुरी किसी बहाने से कोमल को काम में लगा देती थी और साक्षी को कमरे में ले जाकर पटका कर लगाया करती थी। कोमल पढ़ाई में होशियार थी और उसने 12वीं क्लास में अपने स्कूल में टॉप किया था। लेकिन माधुरी को इससे बहुत जलन हो गई थी, क्योंकि उसकी बेटी साक्षी का मन तो पढ़ाई में लगता ही नहीं था। लेकिन साक्षी गोरी और सुंदर थी, जिस कारण माधुरी को अपनी बेटी पर बहुत घमंड था। माधुरी ने घर के कामों के लिए कोमल की पढ़ाई भी बंद करवा दी
और इसलिए कोमल अपनी पढ़ाई घर पर ही रहकर किया करती थी। 18 साल की कोमल ने अपनी सौतेली माँ से बचने के लिए शादी के लिए हाँ कर दी थी। वह यह नहीं चाहती थी कि उसके पिता उसके कारण उसकी सौतेली माँ से रोज रोज ताने सुने, और इसी कारण इस दहेज वाली शादी के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन अब तो सब कुछ खत्म हो चुका था और कुछ भी वापस नहीं आ सकता था, न ही वो शादी वाला दिन और न ही उसके पापा। एक दिन माधुरी ने कोमल को घर से बाहर निकाल दिया। चल निकल जा यहाँ से, तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। तेरी मनहूस शक्ल मेरे सारे घर को बर्बाद कर देगी। कोमल के पास अब कोई सहारा नहीं था और वह कहाँ जाती, इसलिए बहुत देर तक बाहर दरवाजे पर ही बैठी रही। लेकिन माधुरी ने दरवाजा नहीं खोला और न ही साक्षी को खोलने दिया। साक्षी बार बार उसे खिड़की से झांक कर देखती रही। कोमल समझ चुकी थी कि उसको अंदर आने नहीं दिया जाएगा और आज ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। फिर कोमल उठकर अपने बुआ के घर चली गई, जिन्होंने उसे प्यार से बैठाया और भूखी प्यासी कोमल को खाना खिलाया। 5 दिन हो चुके थे और कोमल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी अचानक उसने बुआ के कमरे से आती आवाजें सुन ली। कब जाएगी तुम्हारी ये मनहूस भतीजी? अब यह हमारा घर खाएगी क्या? ये आवाज उसके फूफा जी यानी बुआ के पति की थी। कोमल यह सब सुनकर अपने आंसू नहीं रोक पाई और रोने लगी। तभी उसकी बुआ ने उससे बाहर आकर कहा, कोमल बेटा, तू कोई नौकरी करेगी क्या? कोमल तो सब समझ रही थी और उसने हाँ में सिर हिला दिया। कोमल को अगले ही दिन उसकी बुआ ने अपनी सहेली के एक छोटे से बिजनेस में एक छोटी सी नौकरी दिलवा दी थी। कोमल ने मन लगाकर जॉब की और अपने पैसे इकट्ठे करती रही और उसने अपनी पढ़ाई भी फिर से शुरू कर दी थी और कुछ बनने का सपना पूरा करने की कोशिश में लगी रही। उसकी बुआ कभी कभार आकर उसे हिम्मत देती रहती थी। अपने कमरे में कोमल अपने पापा की फोटो देखकर उन्हें याद करती थी। कोमल को काम करते हुए 3 साल हो चुके थे और वो अपने लक्ष्य को पूरा करने में जुटी हुई थी। 3 साल में माधुरी ने उसकी कोई खबर नहीं ली और न ही साक्षी को उसका पता लगने दिया। कोमल ने उन लोगों का कई बार पता लगाने की कोशिश भी की, लेकिन पता चला कि माधुरी उसके पिता का घर बेचकर किसी दूसरी जगह चली गई थी, जिसका पता कोई भी नहीं जानता था। कोमल के परिवार के लोग कहाँ थे किसी को पता नहीं था। अब 3 साल और बीत गए थे और कोमल अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और अपनी नौकरी से उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और अपना एक ऑफिस तैयार कर लिया। अब वो बहुत ही प्रसिद्ध एडवोकेट बन चुकी थी। कोमल सिर्फ दहेज प्रथा के ही केस लड़ा करती थी और परेशान लोगों को न्याय दिलाती थी। उसने अपने जीवन का यही लक्ष्य बना लिया था क्योंकि इसी के कारण उसने जीवन में बहुत कुछ खोया था। लोगों की मदद करके उसे बहुत सुकून मिलता था। एक दिन कोमल अपने ऑफिस में बैठी हुई किसी केस पर अपने असिस्टेंट से बातें कर रही थी। तभी वहां एक लड़की आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर कोमल ने उसे तुरंत पहचान लिया और बोली, अरे प्रगति, तू यहाँ कैसे? प्रगति उसके स्कूल के दिनों की अच्छी दोस्त थी। बीतते समय के साथ वो भी कहीं छूट गई थी और आज अचानक आकर सामने खड़ी हो गई। प्रगति भी उसे देखकर हैरान थी और बोली, कोमल, तू एडवोकेट बन गई है। मैं तो यहाँ अपने केस के लिए आई थी। मुझे नहीं पता था कि यहाँ मेरी दोस्त मिलेगी। मुझे तो किसी ने तेरा नाम और ऑफिस का पता बताया और ये कहा कि वो मैडम अच्छे से मदद करेंगी। कोमल ने उसे सामने रखी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। अच्छा बैठ आराम से, सब सुनाती हूँ। बहुत दिन बाद मिले हैं। कोमल ने आवाज देकर अपने ऑफिस के चपरासी से कहा, सुनो, मैडम के लिए चाय मंगवाओ, कुछ समोसे वगैरह भी ले आना। प्रगति आराम से बैठ चुकी थी और कोमल ने उसके साथ
इतनी देर में ढेर सारी स्कूल की यादें ताजा कर ली थी। इतने में चपरासी चाय लेकर आ गया। फिर प्रगति ने उदास होकर कहा, कोमल, वही दिन अच्छे थे यार, शादी का फैसला ही गलत हो गया। अच्छा लड़का देखकर दहेज की मांग भी मान ली, लेकिन बाद में मंडप में ही छोड़ गया, क्योंकि दहेज ज्यादा था और मेरे पापा पूरा नहीं कर सके थे। कोमल को सुनकर बहुत दुख हुआ। अच्छा, ये तो बहुत बुरा हुआ तेरे साथ। अच्छा किया जो तूने मेरे पास आ गई। मैंने तो ऐसे लोगों को सजा दिलाने का ही बीड़ा उठाया है। कोमल ने प्रगति की सारी आपबीती सुनी और सारी बातें सुनने के बाद कोमल ने कहा, उस लड़के की फोटो मुझे दिखा देना। प्रगति ने तुरंत कहा, हाँ ना, मेरे पास है ना। और प्रगति ने फोटो निकालकर तुरंत दिखा दी। कोमल उन तस्वीरों को देखते ही हैरान हो गई, जिनमें लड़के के साथ साथ उसकी माँ और पूरे परिवार की भी तस्वीरें थीं। कोमल ने तस्वीरें अपने पास रखते हुए कहा, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं प्रगति, तू अब चिंता मत कर, तुझे न्याय भी मिलेगा और इन लोगों को सजा के साथ साथ शादी का खर्चा भी देना होगा। मेरे रहते अब तुम्हें कोई चिंता नहीं है। ये तस्वीरें अब मेरे पास छोड़ दे। प्रगति ने कोमल से कहा, रख लो यार, इतने कमीने लोग थे कि क्या बताऊं कोमल। पापा कितने गिड़गिड़ाए थे कि शादी न टूटे, लेकिन वो बहुत ही गिरे हुए लोग थे। शादी टूटने पर लड़की की जिंदगी कैसे हो जाती है, इसका एहसास भी उनको नहीं था। उस दिन मंडप में हमें सब ताने दे रहे थे, जैसे कि हमने कितना बड़ा पाप किया हो। कुछ कम पड़ गया तो शादी ही तोड़ दी। अब पापा सदमे में रहते हैं, न तो मुस्कुराते हैं न ही ठीक से सोते हैं। कोमल ने उसके हाथ पर हाथ रखकर कहा, मैं हूं तेरे साथ, तू चिंता मत कर। अगले ही दिन कोमल ने उस लड़के पर कोर्ट से केस दाखिल करके उसके घर नोटिस भेज दिया। लड़के वाले हक्के बक्के रह गए थे। 2 हफ्ते में ही कोर्ट में वकील के साथ पेशी थी। ऐसा भी जाएगा यह सोचा भी नहीं था, और लड़की वालों को सीधा समझकर पैसा ऐंठ कर बैठ गए थे। धीरे धीरे 2 हफ्ता भी खत्म हो गया और पेशी का दिन आ गया। कोर्ट में लड़के वाले जज साहब के सामने अपने वकील के साथ हाजिर हो चुके थे। प्रगति के इल्जामों के बदले कितने उल्टे इल्जाम उन्होंने अपने केस में लिखवाए थे। जैसे उनका नंबर आया तो कोर्ट रूम में कोमल प्रगति के साथ दाखिल हुई, जिसे देखकर लड़के वालों के होश उड़ गए। उनके पैरों नीचे जमीन ही सरक गई। एक तो कोमल बहुत ही बड़ी एडवोकेट थी, दूसरी बात कोमल से कुछ और भी लेना देना था, जिसकी पत्ते खुलने से वो लोग कांप गए थे और अब सजा का डर लगने लगा था। कोमल ने लड़के की माँ की तरफ देखकर मुस्कुराई और करीब आकर कहा, अब डर लग रहा है क्या? मुझे पहचान तो लिया होगा। आपका तो ये पुराना पेशा है, तो फिर डर क्यों रही हैं? कोमल तो आगे बढ़ गई, मगर लड़के की माँ मन ही मन रोने लगी। उसने सोचा नहीं था कि कोमल कभी ऐसे भी टकराएगी, क्योंकि यह वही कोमल थी जिसे मंडप में फेरों से पहले ही छोड़ दिया गया था और शादी तोड़ दी गई थी, और वजह सिर्फ इतनी थी, कम दहेज देना। आज इतनी बड़ी एडवोकेट बनकर सामने खड़ी थी तो डर कैसे नहीं लगता था। और फिर पुरानी करतूतों की सजा भी तो इन लोगों को मिलने वाली थी। केस शुरू हो चुका था और जज साहब दोनों की दलील सुनते रहे और अंत में अगली तारीख लेकर दोनों पक्ष वहां से वापस लौट गए। इन लोगों को गलत साबित करना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि कोर्ट में गवाही से ज्यादा सबूत महत्वपूर्ण होते हैं। और अब कोमल को सबूत इकट्ठा करने थे, जिसमें वो दिन रात लगी रही। कोमल अब कैसे भी करके उन्हें सजा दिलाना चाहती थी। केस चलते हुए 2 साल बीत चुका था और फैसला अभी तक नहीं हुआ था। फिर एक दिन जज साहब के सामने दोनों वकीलों में बहस हुई और जज साहब के आदेश पर लड़के वालों को सजा के तौर पर मासिक हर्जाना प्रगति को देने को कहा गया, जो कोमल की पहली जीत थी। कोमल ने खुश होते हुए प्रगति से कहा, प्रगति, बाकी सब भी मिलेगा और सजा भी होगी,
बस थोड़ा सब्र और रखो। 3 महीने के बाद की अगली तारीख को कोमल पूरी तैयारी के साथ कोर्ट रूम में खड़ी थी। कोमल ने केस शुरू होते ही जज साहब के सामने कुछ तस्वीरें रख कर कहा, जज साहब एक निगाह इस पर भी डालिए और फैसला कीजिए कि किसके साथ गलत हुआ है। जज साहब वो तस्वीरें देखकर हैरान थे। वो कभी कोमल की तरफ देखते और कभी तस्वीरों की तरफ। फिर कोमल ने हंसते हुए कहा, जज साहब मुझे बहुत मेहनत लगी है इन तस्वीरों को हासिल करने में। जो आप देख रहे हैं वो सही है, बस लड़की प्रगति नहीं कोई और है, और जो इस वक्त आपके सामने खड़ी है। दहेज की मांग करके मंडप में ही लड़की छोड़ देना तो इन लोगों का पेशा है। ये तो बस 2 उदाहरण हैं, बाकी के तो इन्हें मार मार कर उगलवाने चाहिए। जज साहब इनके कारण मैंने मंडप में ही अपने पिता को खो दिया, जिसकी सजा इन लोगों को मिलनी ही चाहिए। इतना बड़ा सबूत सामने था जिस पर अब कोई दलील काम आने वाली नहीं थी। प्रगति भी आज हैरान थी क्योंकि वो इस बारे में अभी तक कुछ भी नहीं जानती थी। कोमल को इतना लंबा समय फोटो हासिल करने में लगा क्योंकि फोटोग्राफर के पास जाकर पुराना रिकॉर्ड ढूंढने में काफी वक्त लगा, जिसका मिलना तय तो नहीं था। इसी कारण से मामला कोर्ट में इतना लंबा चला। लेकिन आज खुशी का दिन था और प्रगति केस जीत गई थी और हर जाने के तौर पर शादी में जितना खर्च हुआ था वह सब मिलने वाला था। लड़के वालों को इसके बदले 10 साल की सजा भी हो गई थी। लेकिन तभी प्रगति ने कहा, जज साहब आपसे एक निवेदन है, मुझे इस नीच आदमी को थप्पड़ मारने दिया जाए क्योंकि मेरा कीमती वक्त, सुख और चैन, जो भी परेशानी मेरे परिवार को हुई वो ये कभी वापस नहीं लौटा सकता। आपसे यही प्रार्थना है मेरी। प्रगति की यह प्रार्थना जज साहब ने तुरंत कबूल की और प्रगति ने आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ उस लड़के के गाल पर मार दिया, जिससे वो खड़े खड़े ही गाल पर हाथ रखकर देखता ही रह गया। इस थप्पड़ से कोमल को भी काफी हद तक सुकून मिला था। दोनों कोर्ट रूम से बाहर निकल गई थी। आज दोनों को ही इंसाफ मिला था। कोमल के दिल में जो दर्द था वो आज कम हो गया था और पिता के वापस न आने का दुख कभी कम नहीं होने वाला था। कोमल ने कोर्ट से बाहर आते ही कहा, चल प्रगति चाय पीते हैं, लेकिन ऑफिस में नहीं, सहेलियों की तरह दुकान पर पिएंगे। प्रगति काफी खुश थी और वो कोमल के साथ बात करते हुए कोर्ट परिसर के पीछे बने स्टॉलों पर पहुंच गई। रास्ते में कोमल ने उसे अपनी शादी टूटने के बारे में भी बताया। दुकान पर जाते ही कोमल ने आवाज देकर कहा, अरे चाची 2 चाय बनाइए, बढ़िया मसाले वाली। कोमल की आवाज पर जैसे ही वो दुकान वाली महिला देखी तो कोमल के चेहरे पर मिले जुले भाव उभर आए। वो महिला कोमल को देखती ही रह गई और उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। हैरान होकर कोमल ने तुरंत कहा, मैंने आपको कहां कहां नहीं ढूंढा, आप यहाँ। आपको पता है कि मैं आप लोगों के लिए इतने सालों से कितना परेशान थी। कहते हुए कोमल दुकान में खड़ी इस महिला के पास पहुंच गई थी। सामने खड़ी औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी सौतेली माँ माधुरी थी, जो अब चाय बेचकर अपना गुजारा कर रही थी। उसको अपने पास देखकर माधुरी रो रो कर कहने लगी, बेटा बस अब कुछ कहने को नहीं है। माँ आप तो मुझे ढूंढ सकती थी, परेशान थी तो मेरे पास आ सकती थी ना। मैं आपकी बड़ी बेटी थी। और हाँ, साक्षी कहाँ है? कोमल को बात करते हुए तुरंत साक्षी का ख्याल आ गया था। माधुरी अपने आंसू पोंछते हुए बोली, बेटा साक्षी तो बीमार है और मैं तुम्हारे पास किस मुंह से आती। तुम्हारे साथ ही मैंने कौन सा कुछ अच्छा किया था। तुम्हें कितने दुख दिए हैं। तुम्हारी शादी भी टूट गई। काश मैंने उस दिन जेवर दे दिए होते तो तुम्हारे पापा जिंदा होते और तुम्हारी शादी भी नहीं टूटती। कोमल ने कहा, माँ पापा तो अब वापस नहीं आ सकते, लेकिन शादी का टूटना तो अच्छा ही रहा। ऐसे दहेज लोभियों के घर में शायद मैं कुछ कर लेती।
आपको पता है, अभी अभी उसको ही सजा दिलाकर आ रही हूँ। ये सामने जो खड़ी है यह मेरी सहेली है। इसके साथ भी उन लोगों ने वही सब किया था। अब आपकी बेटी बड़ी वकील जो बन गई है। कोमल ने माधुरी की आंखों में देखते हुए कहा। बीते वक्त ने माधुरी को जिस स्थिति पर लाकर खड़ा किया था, वहां आकर माधुरी का घमंड चूर चूर हो चुका था और अपने किए पर पछतावा भी हो रहा था। माधुरी ने कोमल से हाथ जोड़कर माफी मांगी। बेटा, मुझे माफ कर दे। कोमल ने माधुरी के हाथों को अपने हाथों में थामकर कहा, माँ, आप माफी मत मांगिए। बेटी से भला कोई माफी मांगता है क्या? मैं वो सब भूल चुकी हूँ। अब बस मुझे मेरा परिवार वापस चाहिए। चलिए मुझे साक्षी से मिलवा दीजिए। इसके बाद माधुरी ने तुरंत चाय की दुकान बंद किया और साक्षी के पास कोमल को लेकर चली गई। बीमार साक्षी का चेहरा कोमल को देखते ही फूल की तरह खिल गया। इतने साल बाद मिली दोनों बहनें खुशी के आंसू आंखों में लेकर एक दूसरे के गले लग गईं। कोमल के लिए यह नए जीवन की शुरुआत थी और वो दोनों को अपने साथ रहने के लिए अपने घर ले आई और फिर तीनों लोग खुशी खुशी साथ में रहने लगे। पैसे के लालच में इंसान कितना गिर सकता है, ये इस कहानी से आपको जरूर पता चल गया होगा। इसलिए जब तक समाज में ऐसे दहेज लोभियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक कोमल के पिता जैसे हजारों लोगों की जान जाती रहेगी। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूर करें। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर करें।